हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पे बात करी थी। इट मींस गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना सीखा था। अपन लोगों ने दो मिरर यूज लिए थे इस पूरे प्रोसेस में। एक मिरर था आप लोगों के पास कॉनकेव मिरर, इट मींस अवतल दर्पण, और दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर, इट मींस उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर में अपन लोगों ने टोटल 6 केसेस पर बात करी थी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में अपन लोगों ने टोटल 2 केसेस पर बात करी थी। उसी को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे प्रोसेस से जो कंक्लूजन निकलता है उसी कंक्लूजन पर अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। और आज इसी लेक्चर में अपन आगे मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र पर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखिए, एक जो कॉनकेव मिरर के जो केसेस थे उसमें से एक केस मैं ले रहा हूं आप लोगों को, ठीक? देखना आप लोग, इस तरीके से ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, अवतल दर्पण है, ठीक। ये आप लोगों का पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आगे पास में एक ऑब्जेक्ट को अपन लोगों ने यहां पे इस तरीके से रख दिया, ठीक। और ऑब्जेक्ट है अपन लोगों के पास कोई भी ए बी, और मैंने आप सबको बताया कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है, ठीक है ना, तो उससे मिनिमम कितनी रेस पास करनी पड़ेगी, मुझे 2 रेस पास करनी पड़ेगी। तो अपन अब जो 2 रेस पास करते हैं, एक रे को तो अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं, एक रे को अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं और एक रे को अपन पोल पर भेजते हैं इस तरीके से। अब आप सबको पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है कि नहीं होती, इस तरीके से। तो ये वाली रे इस तरीके से इधर पास हो जाएगी, और जो रे पोल पर जाती है तो जितने एंगल से जाती है उतने ही एंगल से रिटर्न कर जाती है, और वो इस तरीके से इधर निकल जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, मैं थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे खिसका देता हूं, ठीक। यहां पे मान लेते हैं कि अपना इमेज यहां पे बना और अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं पर है। आगे बात में, तो ऐसी कंडीशन पर आप देखना, रेज यहां से निकली तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए डैश, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास बी डैश। आगे बात में, ये तो अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है, ये आप लोगों के पास है ऑब्जेक्ट, और ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, इमेज। आगे बात में, अब ये एक लाइन है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो फैक्ट है इस लाइन के पास हाइट है। मैंने इसका हाइट को मान लिया कि इसका हाइट कितना है, h नॉट, और इसका हाइट मैंने मान लिया कि इमेज का हाइट आप लोगों के पास कितना है, h आई। आई बात समझना आप लोगों को? और आप सबको पता होता है कि जो भी डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं हमेशा कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो ऐसी कंडीशन पे यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए, q, और इमेज के लिए आप लोगों के पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक तरीके से इमेज के लिए डिस्टेंस हो जाएगा आप लोगों के पास v, और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, एक तरीके से f हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो वापस कॉनकेव मिरर का ही केस लेता हूं मैं। देखना आप लोग, कॉनकेव मिरर का ही मैं केस ले रहा हूं। यहां पे ये हो गया आप लोगों के पास पोल, ये हो गया आप लोगों के पास फोकस, ये हो गया आप लोगों के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, एफ और पी के बीच में रख दिया। आगे बात समझ में आप लोगों को? ये अपनी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ये हो गया आप लोगों के पास ए बी। अब मुझे इमेज फॉर्म करनी है तो एक रे को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दो और एक रे को कहां पर भेज दो, पोल पे भेज दो, इस तरीके से। अब जो रे पोल पर जाती है, ध्रुव पे जाती है, जितने एंगल से जाती है उतने ही एंगल से लौट जाती है, और जो रे फोकस से जाती है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है कि नहीं होती है, और इधर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। अब आप देखो, ये दोनों रे कभी भी आगे जाके नहीं मिलेंगी बल्कि दूर होती जा रही है। तो फैक्ट है कि अब मैं क्या करूंगा, इस वाली रे को इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, इस तरीके से, और इस वाली रे को भी मैं इधर की तरफ पीछे बढ़ाऊंगा। तो जहां पर भी ये दोनों रेज एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, मीट करेंगी, वहीं पर ही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। और यहां पर कहीं पर आप लोगों के पास इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस तो हो गया u, जबकि ये वाला डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, v। पहले तो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अपन लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस करा, अब आप देखना, यहाँ पे रे एक्चुअली में मीट कर रही है, जबकि यहाँ पे रे अपीयर टू, अपन ये मान के चलने की जो रेज है वो यहां से चल के आ रही है, तो यहाँ पर अपीयर, रियलिटी में तो मीट करी नहीं,
तो फैक्ट है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, जबकि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, रियल बनती है। तो आपने जितने भी केसेस देखे रियल वाले और जितने भी केसेस आप वर्चुअल वाले देखोगे तो आप लोग क्या नोटिस करोगे, बहुत ध्यान से देखना कि अगर आप लोगों के पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट ए बी एच नॉट हाइट ऊपर है तो इमेज का हाइट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड। दोनों अपोजिट होंगे, दोनों अपोजिट होंगे। आई पास में। और अगर सपोज आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट का हाइट एच नॉट नीचे की तरफ है तो रियल वाले केस में एच आई इमेज का हाइट किधर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। आ रही बात में आप लोगों को। और इस वाले केस में आप बहुत वर्चुअल वाले केस में आप क्या देखोगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज एक साथ होंगे, या तो एक साथ ऊपर की तरफ होंगे या फिर दोनों एक साथ किधर की तरफ होंगे, नीचे की तरफ होंगे। आई बात समझ में। तो जो भी आप लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी आप लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आप लोगों के पास इमेज वर्चुअल है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज एक ही डायरेक्शन में होंगे, देख लो आप लोग। लेकिन अगर आप लोगों के पास जो इमेज है वो रियल है तो ऐसी कंडीशन पे देख लो दोनों एक दूसरे के क्या चले जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं, देखो इसको एक बार। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या लिख सकते हैं कि आपके पास, अब आप सबको पता है कि जो भी रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो जब भी अपन इन्वर्टेड की बात करेंगे, जब भी अपन किसकी बात करेंगे, इन्वर्टेड की बात करेंगे, तो आप देखो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है ना, दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। दोनों क्या होंगे, दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है ना। बोथ आर ऑन अपोजिट साइड, दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। लेकिन जब आप वर्चुअल की बात करोगे, जब आप लोग इरेक्ट की बात करोगे, ठीक है ना, जब आप लोग किसकी बात करोगे, इरेक्ट की बात करोगे, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर सेम साइड, दोनों कहां पर होंगे, सेम साइड में होंगे। देख लो अब आप लोग, ये भी ऊपर है तो ये भी ऊपर है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं बात करूंगा यहां पर एच नॉट एंड एच आई, अब आप देखो जो एच नॉट है और जो एच आई है ये हमेशा दोनों अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। अपोजिट साइन से क्या मतलब है, आपको याद है कि साइन कन्वेंशन आप लोग पढ़ के भी आ चुके हो, अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी करा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चलते हैं तो नेगेटिव होता है। तो देखो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, और अगर सपोज हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। लेकिन यहां पे देखो आप लोगों के पास एच नॉट और एच आई, ठीक है ना, एच नॉट और एच आई दोनों ही क्या होंगे आप लोगों के पास, सेम साइन के होंगे। मतलब दोनों ही क्या होंगे आप लोगों के पास, दोनों ही आप लोगों के पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि दोनों या तो ऊपर होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे आप लोगों के पास नीचे होंगे। आई बात समझ में। फिर अगर इन्वर्टेड है, इट मींस रियल है, तो आप देखो यू मिरर वाले केस में बात करें अपन, यू भी इधर की तरफ आ रहा है, पोल के इधर की तरफ आ रहा है, और वी भी इधर की तरफ आ रहा है। अरे बात समझे आप लोगों को, इट मींस यू एंड वी बोथ आर सेम साइन, मतलब यू और वी भी दोनों सेम साइन के होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, इरेक्ट के लिए, वर्चुअल के लिए, तो देखो यू पोल के इधर की तरफ आ रहा है जबकि इमेज पोल के उधर की तरफ आ रहा है। मतलब u अगर नेगेटिव होगा तो v क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर u पॉजिटिव होगा तो v को क्या होना पड़ेगा, फिर वहां पर नेगेटिव होना पड़ेगा। अरे बात समझा आप लोगों को। तो जब भी अपन इस तरीके की बात करेंगे, ठीक, कि रियल है, सॉरी इन्वर्टेड वाले में केस में बात करेंगे, तो इन्वर्टेड वाले केस में क्या देखेंगे अपन लोग कि आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑन अपोजिट साइड। इस लाइन पे दोनों अपोजिट साइड में होंगे। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर होगा तो इमेज नीचे होगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो इमेज ऊपर होगा, ठीक। और दोनों का जो साइन होगा, साइन प्लस माइनस वाला साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, और अगर ये प्लस होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, ठीक। और अगर आपके पास इन्वर्टेड है तो u और v दोनों का साइन एक ही होगा आप लोगों के पास, u और v का साइन क्या होगा आप लोगों के पास, सेम होगा, ठीक। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में दोनों h नॉट और h आई, ठीक है ना, h नॉट और h आई दोनों
क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो इमेज को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक, लेकिन u और v का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर u नेगेटिव होगा तो v यहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, पॉजिटिव हो जाएगा। आएंगे यही बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको एक बार, फिर अब अपन लोग मिरर फॉर्मूला पे बात करते हैं। साइन कन्वेंशन पता तो है ना अपन लोगों को कि जो पोल होता है, पोल ही अपन लोगों के पास ओरिजिन होता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर की तरफ सब नेगेटिव होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर की तरफ सब नेगेटिव होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मिरर के पीछे सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हो सकता है कि बहुत सी बार वो मिरर को उल्टा रख दे, इधर वाली साइड से करे, जो भी करे, लेकिन अपन को सिंपल सा याद रखना है, जहां पे रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने जो भी लेना है अपन को सब नेगेटिव लेना है, और मिरर के पीछे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या लेना है अपन लोगों को, नेगेटिव लेना है। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको जल्दी से एक बार, ठीक। अब अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला पे बात करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक नोट पॉइंट बता देता हूं। वैसे मैं पहले इस पे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन बाय चांस अगर अपन ने नहीं देखा है तो अपन को वापस एक बार उसको देख लेना है। ठीक, सपोज ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये मेरे पास पोल हो गया, ये मेरे पास फोकस हो गया, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, आपको पता होता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है r, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है आप लोगों के पास f, जिसको अपन लोग फोकल लेंथ, फोकस दूरी भी बोलते हैं, और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इस तरीके से, और जिस पॉइंट पर यहां अफेक्ट है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या, m। अब आपको पता है कि अब ये जो रे आ रही है, ये रे एक तरीके से मेरे पास कौन सी रे होती है, पैरा एक्सियल रे होती है। बता चुका ना ये मेरे पास एक तरीके से कौन सी रे होती है, पैरा एक्सियल रे होती है, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आप लोगों के पास, वेरी स्मॉल होता है। तो अपन इसको, अब आपको पता है पैरा एक्सियल रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होती है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एरर आने लग जाती है। अब फैक्ट है कि मेरे को अगर एक्सप्लेन करना है तो रे को दूर बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इस वाली रे से तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। आई बात समझ आप लोगों को। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहां से जो मैं परपेंडिकुलर लूंगा, वो परपेंडिकुलर यहां पे जाके सपोज एन गिरा, एन आया। आई बात समझ आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक टर्म लिखूंगा कि एफ पी, एफ पी, ठीक ना, एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, एफ एन के, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, एफ के इक्वल होंगे। आइए बात सुने। इसी तरीके से मैं यहां पे लिखूंगा CP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, CN, और ये सब किसके इक्वल होंगे, R के। ठीक है, फिर आप लोगों सर आपने गलत लिख दिया। क्या लिख दिया, क्योंकि आप पोल के सर इधर हो और पोल के इधर कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो फैक्ट है कि F इधर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव, तो इसको -F लिखोगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाठी से, और R भी इधर की तरफ है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस का R लिखोगे। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो N और जो P होगा ये मेरे पास एक तरीके से क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ओवरलैप्ड होंगे। क्यों ओवरलैप्ड होंगे, क्योंकि जो रे मैं ले रहा हूं वो इतनी दूर नहीं है, वो वाली रे ये है। अगर ये वाली रे, अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये वाली रे अगर मिरर पे जाके गिरती, ये देखो इस तरीके से, और अगर मैं इससे अब यहां पे अगर परपेंडिकुलर लेता तो देखो बिल्कुल N यहां पर आता, लेकिन इससे मैं इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता जो मुझे एक्सप्लेन करना है। इसलिए मैंने रे को थोड़ा सा क्या बनाया, डिस्टेंस पे बनाया है, ताकि जो भी मुझे एक्सप्लेन करना है वो इजीली मैं क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। पहला तो बेटा बात समझ में आई कि नहीं। तो जो भी रे पर अपन बात करेंगे वो रे कौन सी होगी, पैराक्सियल रे, और पैराक्सियल रे से जो भी अपन परपेंडिकुलर लेंगे वो परपेंडिकुलर हमेशा पोल के ऊपर क्या होगा, कॉन्साइड होगा। दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, समपाती होंगे। आई नहीं आई बस में। अब अपन आगे चलते हैं। अब आप देखना मिरर फॉर्मूला, ठीक। अब अपन बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, और आप सबको पता भी है इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास आता है वो आता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन अब अपन इसको ड्राइव करते हैं, ठीक। तो देखना अब आप लोग, इसके लिए अपन लोगों ने यहां पे क्या करा, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक। ये अपन लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया,
ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, वक्रता केंद्र हो गया अपने पास, ठीक। और यहां पर अपन लोगों ने क्या करा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आगे पास में अब आपको ध्यान से देखना, आप सबको पता होता है कि ऑब्जेक्ट और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आप लोगों के पास कितना होता है, u, c और p के बीच का जो डिस्टेंस होता है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। f और p के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, f, फोकल लेंथ, फोकस दूरी के इक्वल होता है कि नहीं होता है आप लोगों के पास, ठीक। अब अपन ने क्या करा, अब मुझे इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का, इमेज बनाना है तो दो रेस पास करनी, तो एक रे को तो मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी वो बिल्कुल एज इट इज सरफेस पे जाके परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर, और स्फीयर के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, तो फैक्टर रिफ्लेक्ट होकर एज इट इज ऐसी कैसी आ जाएगी। और एक रे को अपन लोग क्या करते हैं कि किसी एक एंगल थीटा से भेज देते हैं इस तरीके से। आगे बस में अब जैसे ही ये सरफेस पर इंसिडेंट होगी, सबसे पहले किसको ढूंढेगी, एक तरीके से नॉर्मल को ढूंढेगी जाके। अब इसका नॉर्मल अपन लोगों को कहां से मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल मिला। और अपन लोगों ने मान लिया कि ये एंगल कितने एंगल से इंसिडेंट होती है, थीटा एंगल से इंसिडेंट होती है, तो फैक्टर जितने से आ रही है, जितने पर आपतित हो रही है उतने से लौट के आ जाएगी, तो थीटा से ही लौटकर वापस आ जाएगी। तो अब ये इस तरीके से इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आए, तो फैक्टर यहां पे आप लोगों के पास क्या बनेगी, इमेज। तो फैक्टर की इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आप लोगों के पास, v होगा कि नहीं होगा, आई पास में। और इस पॉइंट को अपन लोगों ने क्या बोल दिया, m पॉइंट, और यहां से एक परपेंडिकुलर ले लिया अपन लोगों ने क्या, n। और अपन पहले ही बात कर चुके हैं, जो भी अपन डेरिवेशन करते हैं सब किसके लिए करते हैं, पैराक्सियल रेस के लिए बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे फॉर पैराक्सियल रेस, तो फॉर पैराक्सियल रेस आप लोगों के पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा कि नहीं होगा। आगे बात समझे आप लोगों को, ठीक है ना। आपतन कोण का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। और फैक्ट है कि अब जो भी पैराक्सियल रेस होती है तो ये पॉइंट जो m पॉइंट होता है ये इतना दूर नहीं होता है, बिल्कुल पास में होता है। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या लिख सकते हैं कि जो पॉइंट m है, m इज नियरर टू पॉइंट p, ठीक है ना। तो जो आप लोगों के पास पॉइंट m है वो किसके पास होगा, आप लोगों के पास पॉइंट p के पास होगा कि नहीं होगा। और पॉइंट m पॉइंट p के जितना पास होगा, तो ऐसी कंडीशन पे अब मैं सिंपल सी बात कर सकता हूं कि जो np होगा वो उतना ही ज्यादा आप लोगों के पास क्या होगा, स्मॉल होगा कि नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा। और अगर आप लोगों के पास ये वैल्यू बहुत स्मॉल है तो ऐसी कंडीशन पे आपको ध्यान से देखना, मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ON अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा OP के। ON किसके इक्वल होगा, OP, क्योंकि ये जो NP डिस्टेंस है इसको अपन ने क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया। आगे बात में इसी तरीके से आप लोगों के पास CN अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, CP के। CN अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, CP के। इसी तरीके से IN अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, IP के। और FN अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, FE के। आई बात समझ में, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखना अब आप लोग। अब इधर देखो आप लोग, अब आप यहां पे बहुत ध्यान से देखना, अपन यहां पे 3 ट्रायंगल यूज करेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना, फ्रॉम ट्रायंगल MNO, MNO। आगे बस में फिर अपन वापस वही फ्रॉम ट्रायंगल MNC, MNC। और एक ट्रायंगल अपन लोग लेंगे MNI, MNI। मैंने 3 ट्रायंगल ले लिए। मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है अल्फा, ये एंगल बन रहा है बीटा, और ये एंगल बन रहा है आप लोगों के पास गामा। आगे बात में अब आप बहुत ध्यान से देखो, तीनों ट्रायंगल में आप लोगों के पास MN कॉमन है, जबकि बेस तीनों का पता है आप लोगों को, आधार तीनों का पता है। तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास परपेंडिकुलर कॉमन है और बेस तीनों को पता है, तो परपेंडिकुलर बेस आते ही मैं बिना किसी टेंशन के किसके पास चला जाऊं, 10 के पास चला जाऊंगा। तो इसके लिए tan अल्फा लिखो, तो tan अल्फा इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, mn अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास, on हो जाएगा। mn अपॉन में कितना जाएगा, on। अल्फा क्या है आप लोगों के पास, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल क्यों है, क्योंकि अपन जो भी बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर पैराक्सियल रेस के लिए बात कर रहे हैं।
आई बात समझे आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अगर अल्फा स्मॉल है तो tan अल्फा को क्या लिख सकता हूं? अल्फा। तो ऐसी कंडीशन पे अल्फा इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? mn अपॉन में कितना हो जाएगा? on हो जाएगा, किन हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं इसके लिए ट्राइंगल के लिए बात करूं तो मेरे पास बीटा आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं आप लोग सिमिलरली करके। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? mn अपॉन में कितना हो जाएगा? cn, इक्वेशन नंबर 2। और इस वाले ट्राइंगल के लिए कितना हो जाएगा? गामा इक्वल टू mn अपॉन में in हो जाएगा। आई बस में आप लोगों को इसको इक्वेशन नंबर अपन कितना दे देते हैं? 3 दे देते हैं। आगे बस में अब आप बहुत ध्यान से देखना बेटा, आप सबको पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, ठीक, अगर ये एंगल आप लोगों के पास अल्फा है, ये एंगल आप लोगों के पास बीटा और ये गामा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? गामा के इक्वल होगा कि नहीं होगा? पता है ना, पढ़ कर चुके आप लोग। तो ऐसी कंडीशन पे वही चीज अपन अब यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखना अल्फा प्लस थीटा, तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल देखो ओ एम सी, तो अल्फा प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा। इसी तरीके से अब आप देखना मैं क्या लिख सकता हूं? बीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा। तो ऐसी कंडीशन पर यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास बीटा माइनस अल्फा, और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गामा माइनस बीटा। दोनों थीटा को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दे कि नहीं कर दे? तो ऐसी कंडीशन पे आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा। माइनस बीटा इधर आके प्लस बीटा और माइनस अल्फा उधर जाके प्लस अल्फा, तो आप लोगों के पास हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा प्लस अल्फा। अब देखो बीटा की वैल्यू पुट करो। बीटा की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास? बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास mn अपॉन में cn इक्वल टू, गामा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? mn अपॉन में in प्लस अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? mn अपॉन में on। अब देखो mn से mn कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो अपन लोगों के पास क्या बचा देखना अब आप लोग। अब अपन लोगों के पास बचा 2 अपॉन में cn इक्वल टू 1 अपॉन में in प्लस 1 अपॉन में on। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं cn को किसके इक्वल लिख सकता हूं? cp के। तो ये 2 अपॉन में cp इक्वल टू 1 अपॉन में ip प्लस 1 अपॉन में op। अब आप बहुत ध्यान से देखना, op ये रहा o ये रहा p, कितना होता है? u, और लेफ्ट साइड में इसलिए क्या लिखूंगा? माइनस u। ये रहा c ये रहा p, किसके इक्वल है? r, लेफ्ट साइड में तो किसके इक्वल लिखूंगा? माइनस r। ये रहा i ये रहा p, किसके इक्वल है? v, और लेफ्ट साइड में इसलिए क्या लिखूंगा? माइनस v। और fp की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी? माइनस f। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? वैल्यू पुट करो। तो अब cp कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? माइनस r इक्वल टू ip कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? माइनस v। ठीक है ना? op कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? माइनस u। माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दें। ऐसी कंडीशन पे 2 अपॉन में r इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। आ गई बात में? और आप सबको पता होता है कि f इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है? r/2। ठीक है ना? तो यहां पे कितना है? 2 अपॉन में r। तो ऐसी कंडीशन पे ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। और यही आप लोगों के पास होता है मिरर फॉर्मूला। यही आप लोगों के पास क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है। देखो बेटा बहुत ध्यान से एक बार इसको, ठीक बेटा। तो अपने पास जो मिरर फॉर्मूला आया वो मिरर फॉर्मूला अपन लोगों के पास कितना आया? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ठीक, ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या आया? मिरर फॉर्मूला। और आप सबको पता है f क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक, फोकस दूरी। v क्या होता है? v होता है आप लोगों के पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है ना? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। u क्या होता है आप लोगों के पास? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, मतलब बिंब की ध्रुव से दूरी।
और ये जो फॉर्मूला अपन लोगों ने ड्राइव करा, ये अपन लोगों ने एक तरीके से कॉन्केव मिरर लेके ड्राइव करा कि नहीं करा, ठीक। लेकिन अगर अब अपन बात करें सर कॉन्वेक्स के लिए भी ये वैलिड है क्या, हाँ दोनों मिरर के लिए क्या ये वैलिड है। कॉन्केव के लिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा, एज इट इज आपको कॉन्केव हटाना और बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, एक रे को सीधा भेजना है, एक को किसी एक एंगल पर करना है, फिर आप लोगों को क्या ढूंढना है, आप लोगों को नॉर्मल लेना है और फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से आप लोगों को क्या कर देना, उसको रिफ्लेक्ट कर देना। बट कॉन्वेक्स है तो फैक्ट है जो इमेज अपन लोगों के पास यहाँ पे बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, जो पीछे की तरफ बनेगी। तो इसी तरीके से अपन लोगों को ये सारी बातें अपन कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जो अपन लोगों के पास ये मिरर फॉर्मूला है तो ये अपन लोगों के पास वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ मिरर्स, ये दोनों मिरर्स के लिए क्या है आप लोगों के पास वैलिड है। और साथ ही साथ फॉर ऑल केसेस, मतलब जितने भी केसेस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, चाहे इंफिनिटी पे हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, या फिर फोकस पर हो, बिटवीन पी एंड एफ हो, बिटवीन सी एंड एफ हो, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट हो, तो जो भी आपको केसेस अच्छे लगते हैं वो हर एक केस के लिए आप लोगों के पास ये मिरर फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। बट अपन जब भी ये मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यू, वी, एफ एंड आर, ये जो भी अपन पैरामीटर यूज करेंगे अपन विद साइन यूज करेंगे। विद साइन से मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं यू, वी और एफ की वैल्यू जब भी पुट करूंगा तो विद साइन पुट करूंगा, मतलब मैं वहां पे चिन्ह परिपाटी को क्या करूंगा, यूज करूंगा, साइन कन्वेंशन को मैं क्या करूंगा वहां पर यूज करूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अपन को ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है मिरर के केस में कि 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में q। आई बात समझ लो। अब अपन इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन बनाते हैं ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। अपन 1/v एंड 1/v के बीच में क्या बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे लेता हूं 1/u और यहां पे लेता हूं मैं 1/v, ठीक, और ये मेरे पास हो गया ऑरिजिन 0 0। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं यहां पे सिंपल सी बात करूं कि अगर मैं 1/u 0 ले लेता हूं, मैं 1/u 0 ले लेता हूं, तो आप देखो अगर 1/u अगर मैं 0 ले रहा हूं तो फैक्ट ये तभी तो पॉसिबल होगा जब आप लोगों के पास u क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आई बात समझ। अगर आप लोगों के पास u इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट अपॉन 1 में इनफाइनाइट कितना ले सकते हो, 0। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये तो हो गया 0, तो आप लोगों के पास 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 1/f हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप खुद देख लो v इक्वल टू आप लोगों के पास f हो गया कि नहीं हो गया। आई बात समझ में। तो इट मींस अगर आप लोगों के पास 1/u 0 है तो 1/v की यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास वो कितनी होगी, 1/f के इक्वल होगी। तो एज इट इज अगर मैं यहां पे क्या करूं, सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, सेकंड केस में मैं 1/v को 0 कर देता हूं। तो ऐसी कंडीशन पर आप देख लो 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 1/v अगर 0 जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/f हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आप लोगों के पास। और फैक्ट है सबकी पावर 1 है और अपन 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो फैक्ट है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अपन लोगों के पास इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन लोगों के पास जब अपन 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से अपन लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसके लिए अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर ये एंगल आप लोगों के पास थीटा है तो थीटा आप लोगों के पास क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। मतलब एक तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो स्लोप यहां पर आएगा वो स्लोप आप लोगों के पास क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। आई बात समझ में। देखो इस पे एक बार ठीक, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अब अपन ग्राफ बनाते हैं u एंड v के बीच में, देखना अब आप लोग ठीक, देखना अब आप लोग ग्राफ बिटवीन u एंड v। अब अपन सिंपल u एंड v के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो फैक्ट है यहां पे तो u आ जाएगा और यहां पर v आ जाएगा। यहां पर वो वाली एक्सिस होती है जो फ्री होती है और यहां पे वो वाली एक्सिस होती है जो इस एक्सिस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो फैक्ट है ऑब्जेक्टिव पोजीशन
जैसे जैसे चेंज करेंगे इमेज की पोजीशन क्या होगी आप लोगों के पास, चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। अब देखो सब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सब 1/, में सबकी पावर 1 है, और आपको पता है कि जब सबकी पावर 1 होती है इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, एक हाइपरबोला बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास जो ये ग्राफ बनेगा एक तरीके से आप लोगों के पास क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। आगे बात में, और आप सबको पता होता है कि अगर आप लोगों के पास u इनफाइनाइट होता है तो v आप लोगों के पास कितना होता है, f होता है कि नहीं होता है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये वाला जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फैक्ट अगर इनफाइनाइट से अगर मैं एक लाइन बिल्कुल इसको बिल्कुल टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे एकदम, देखना आप लोग अगर एक लाइन ड्रॉ करता हुआ इस तरीके से आऊंगा तो जो इमेज आपकी बनेगी वो इमेज कहां पे जाके बनेगी, एक तरीके से f पे जाके बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट, अब देखो ये वाला u को रिप्रेजेंट कर, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आप लोगों की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, f पर बनेगी कि नहीं बनेगी। और अगर सपोज, बहुत ध्यान से देखना, अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है, आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां पर बनती है, इनफाइनाइट पे। तो देखो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन नीचे की तरफ लेके जाऊं, अभी देखो इनफाइनाइट तक की तो जा रहा है, ठीक है ना, तो यहां से अगर मैं एक सीधी लाइन नीचे की तरफ लेके जाऊं इस तरीके से, तो ये कहां पे जाके मिलेगा, f पे जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अड़ी बात समझा आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर सपोज आप लोगों के पास v इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया तो फैक्ट वो तभी तो पॉसिबल होगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, फोकस पे रखा हुआ होगा। अड़ी बात में, इसके बाद देखना अब आप लोग, अगर मैं सिंपल सी यहां पर बात करता हूं, ठीक, आप सबको पता होता है कि अगर आप लोगों के पास u इक्वल टू 2f होता है तो याद करो आप लोगों के पास v इक्वल टू भी कितना होता है, 2f होता है कि नहीं होता है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पर होते हैं जिसको आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर, अरे बस में, और वो जो r होता है, अब आपको पता होता है कि f इक्वल टू कितना होता है आप लोगों के पास r/2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने 2f ही तो लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अपन यहाँ पे f की टर्म में बात करें। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक, तो वो जो पोजीशन आपको मिलेगी वो यहां पर मिलेगी, और वो पोजीशन आप लोगों के पास यहां पर होगी जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी। तो ये भी आप लोगों के पास होगा 2f और ये भी आप लोगों के पास 2f, कि जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तब आप लोगों की इमेज भी कितने पर बनेगी, एक तरीके से 2f पर बनेगी। तो एक सिंपल सा ग्राफ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी कभार वो पूछ लेता है। अरे बात समझ आप लोगों को। अब आप खुद देख लो कि अगर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अब आप देखना जब आप इन्फिनिटी पर होते हो तब फोकस पर बनता है। अब जैसे जैसे आप पास आते जाते हो, अब आप खुद देखना इमेज 2f की तरफ खिसकती जाती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट 2f के पास आता है तो इमेज भी, तो जब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आता है, अब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आता है, याद करो इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर आता है तो इमेज भी 2f पर आ जाती है। आगे बस में, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट वापस आगे आता जाता है, अब जो इमेज है वो किधर की तरफ शिफ्ट होती जाती है, इनफाइनाइट की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो अब देखना जैसे जैसे अब जैसे ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, थोड़ा सा और आगे आएगा, ठीक है ना, 2f के बीच में आएगा, तो अब जो इमेज है वो 2f से बाहर निकल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट तो आया 2f के अंदर और इमेज 2f से बाहर निकल गई। और जैसे ही ऑब्जेक्ट आता है f पर, इमेज कहां पर पहुंच जाती है, इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है। देखो आप लोग इस ग्राफ के थ्रू सारी पोजीशन पता कर सकते हो। आई बात समझना आप लोगों को, देखो इसको एक बार।